आइए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? एक ऐसी संस्था थी, ठीक ना, जिसने एक आंदोलन प्रारंभ किया था। यह आंदोलन प्रारंभ किया था, इसका आधार था धर्म, दर्शन और रहस्य विद्या। धर्म, दर्शन और रहस्य विद्या पर आधारित एक आंदोलन था। इस आंदोलन के तहत बताया गया कि मनुष्य के अंदर कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। मनुष्य के अंदर कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। वह इन शक्तियों का प्रयोग कर ध्यान, योग और दर्शन के सहयोग से ईश्वर तक संपर्क बना सकता है। ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी, ये थे पश्चिमी विद्वान। एक पश्चिमी विद्वान आयरिश की एक महिला थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना करी थी। आयरिश की एक महिला थी जिसका नाम था ब्लावत्स्की। आयरिश की एक महिला थी ब्लावत्स्की। आयरिश की एक महिला थी ब्लावत्स्की। ब्लावत्स्की ने 1875 में भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क में एक संस्थान का निर्माण किया जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो न्यूयॉर्क में एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना करी थी न्यूयॉर्क में। भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा से और यहाँ के अध्यात्म से, और दूसरा एक व्यक्ति और बहुत आकर्षित था, वह थे अमेरिकी की सेना के कर्नल अलकाट। तो इनके साथ ब्लावत्स्की और इनके साथ कुछ दिनों बाद आ जाते हैं कर्नल अलकाट। ये आ जाते हैं। भाई ब्लावत्स्की ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। भारतीय अध्यात्म और संस्कृति से प्रभावित होकर एक अमेरिकी सेना के कर्नल होते हैं कर्नल अलकाट, वह भी इसमें आके शामिल हो जाते हैं। कर्नल अलकाट इसमें आकर शामिल हो जाते हैं। और यह जो न्यूयॉर्क में जो इसका मुख्यालय था, मुख्य कार्यालय जो न्यूयॉर्क में था, वह मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क से उठाकर भारत में लाया गया 1879 में। 1879 में ये कर्नल अलकाट के सहयोग से ये मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। ये किया गया मुंबई के लिए, ये स्थानांतरित मुंबई के लिए किया गया। और सन 1882 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय एक और खोला गया। 1882 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय एक और खोला गया। वह खोला गया मद्रास के अड्यार में। एक और कार्यालय खोला गया मद्रास के अड्यार में। इन थियोपिस्टों का हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म पर अटूट विश्वास था। तो इन्होंने इस विश्वास को अपना प्रेरणा स्रोत जो बनाया था, वह एक सांख्य दर्शन से बनाया था और दूसरा वेदांत से बनाया था। तो जो थियोपिस्ट या विदेशी विद्वान थे, इन्होंने भारतीय संस्कृति और विश्वास का जो अपना आधार बनाया था, वह सांख्य दर्शन और वेदांत से बनाया था। इन्हें इतना विश्वास प्राप्त कहाँ से हुआ था? वो सांख्य दर्शन से और वेदांतों से प्राप्त हुआ। वेदांतों का मतलब उपनिषदों से। सांख्य दर्शन और उपनिषदों से प्राप्त हुआ था, उपनिषद या वेदांतों से। इन्होंने अपनी प्रेरणा का स्रोत जो बनाया था, वह सांख्य दर्शन और वेदांतों को बनाया था। इन्होंने भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक में काफ़ी योगदान किया, बहुत योगदान किया। 1888 में एक महिला थी, आयरिश महिला। 1888 में, अच्छा, ब्लावत्स्की ये एक रूसी महिला थी जिन्होंने स्थापना करी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना करी थी, वह थी ब्लावत्स्की। वह एक रूसी महिला थी। जबकि इंग्लैंड में भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर एक आयरलैंड की महिला इसमें शामिल होती है। 1888 में आयरिश महिला एक इसमें शामिल होती है, उसका नाम होता एनी बेसेंट। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर 1888 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल होती है। ये आयरिश मतलब आयरलैंड की महिला होती है। और ये शामिल कहाँ से होती है? ये इंग्लैंड की सभा से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल होती है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल होती है। तो कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद 1907 में ये अड्यार मद्रास संस्था की अध्यक्ष बनती हैं और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का काफ़ी प्रचार प्रसार करती हैं।
ये तीनों व्यक्ति, एक कर्नल अलकाट ये अमेरिकी थे, और एक ब्लावत्स्की ये रूसी थी, और एनी बेसेंट ये आयरिश की थी, जब ये शामिल इंग्लैंड से हुई थी। इन विदेशी विद्वानों और विदेशी युवती जो ये थी, एनी बेसेंट ये एक विदेशी युवती का अटूट विश्वास भारतीय संस्कृति में भारत के नव युवकों ने देखा। जब विदेशी युवती का भारतीय संस्कृति और धर्म में अटूट विश्वास देखा, भारतीय संस्कृति और धर्म में जब अटूट विश्वास देखा तो भारतीय नव युवकों में भी धर्म के प्रति प्रेरणा जागी और राष्ट्रवाद की चेतना जागृत हुई। तो भारतीय युवकों में भी राष्ट्रवाद की चेतना जागृत हुई, तो काफ़ी भारतीय एनी बेसेंट के साथ मिलकर चलने लगे। तो एनी बेसेंट ने भारतीय संस्कृति के लिए और भारतीय शिक्षा के लिए अनेक कार्य किए। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों को भी पढ़ाया जाता था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बनारस में स्थापना करी। यही जाकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से यही जाकर विश्वविद्यालय बन जाता है, अर्थात जिसका नाम होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जब 1898 में जिस हिंदू कॉलेज स्थापना, ये पहले कॉलेज था, पहले जब इसकी एनी बेसेंट ने जब स्थापना करी थी तब ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं था। लेकिन मदन मोहन मालवीय के सहयोग से ये बहुत बड़ा विद्यालय बनाया गया और इसे एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की इन्हें दर्जा दिया गया। तो विश्वविद्यालय दर्जा दिया गया 1916 में। एनी बेसेंट ने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद के अध्यात्म और विचारों को नज़दीक से सुना था। तो ये सब देखते हुए एनी बेसेंट धीरे धीरे हिंदू बन जाती हैं और हिंदू धर्म स्वीकार कर लेती हैं। एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद भारतीय समाज के लिए अनेक कार्य किए। इन्होंने राष्ट्रीयता में बढ़ावा दिया, अर्थात इन्होंने 1916 में राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया, अर्थात इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना में सहयोग किया। होम रूल लीग की स्थापना में सहयोग किया। ये होम रूल लीग क्या थी? जब हमारे भारत में कानून जो ब्रिटिश से बनकर आया करते थे, उन कानूनों के विरोध के साथ इन्होंने कहा था कि हमारे देश में हमारे घर के कानून होने चाहिए। अर्थात इन्होंने बीजी तिलक के सहयोग से 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, अर्थात इन्होंने राष्ट्रीयता को भी जन्म दिया। इन्होंने समाज सुधार में काफ़ी कार्य किए। सामाजिक सुधार में भी काफ़ी कार्य किए। जो इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, छुआछूत अस्पृश्यता का विरोध किया, बहु विवाह का इन्होंने विरोध किया और जात पाति का विरोध किया। अर्थात इन्होंने सामाजिक सुधार में भी काफ़ी योगदान किया। और ये मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म और अवतारवाद की समर्थक थी। अगली आप जानकारी लेंगे यंग बंगाल आंदोलन, क्योंकि ये बंगाल से चला था और यंग युवाओं के अंदर इन्होंने एक रेडिकल विचारधारा का प्रचार किया था। तो युवाओं में इनके प्रभाव से रेडिकल विचारधारा का प्रभाव हुआ, तो एक आंदोलन चला। वह आंदोलन चला यंग बंगाल आंदोलन।
इसका जो नेतृत्व किया था अर्थात युवाओं में जो रेडिकल विचारधारा का जो प्रचार किया था वह किया था एक एंग्लो इंडियन जो प्रचार किया था वह थे एक एंग्लो इंडियन युवक जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो सर्वप्रथम, हेनरी विवियन डेरोजियो सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे, हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। इन्होंने हिंदू धर्म में पुरानी रीति रिवाजों और जर्जर रीतियों का इन्होंने विरोध किया और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया। इन्होंने हिंदू धर्म में जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनका विरोध किया, धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया और हिंदू धर्म में पुरानी रीति रिवाजों का विरोध किया, हिंदू धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया, पुरानी रीति रिवाजों का विरोध किया। तो इन्हें 1831 में इन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। इन्हें हिंदू कॉलेज के पद से, इन्हें अध्यापक के पद से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो बर्खास्त करने के कुछ ही दिन बाद 1831 में बर्खास्त किया गया था। बर्खास्त करने के कुछ ही दिनों बाद इनकी हैजा के कारण मृत्यु हो जाती है। इन्होंने भारत में युवाओं में एक रेडिकल विचारधारा का उदय किया था। वह रेडिकल विचारधारा थी, ठीक ना, जिसके तहत इन्होंने युवाओं के अंदर एक आंदोलन चलाया था। वह आंदोलन चलाया था कि भारत में उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना, भारतीय प्रेस को स्वतंत्र करना और भारतीय जमींदारों से रैयतों को सुरक्षित करना, इनके ये उद्देश्य रहे थे। इन्होंने समाज के हित के लिए, हेनरी विवियन डेरोजियो ने समाज के हित के लिए 1831 में, समाज के हित के लिए इन्होंने 1831 में इन्होंने मृत्यु से पहले बंग हित सभा का निर्माण किया और डिबेटिंग क्लब का स्थापना की। बंग हित सभा का निर्माण किया और डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था या एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया पत्रिका। हेनरी विवियन डेरोजियो ने समाज के हित के लिए बंग हित सभा चलाई, इस बंग हित सभा का गठन किया, डिबेटिंग क्लब का गठन किया और ईस्ट इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की और इन्होंने 1828 में यंग बंगाल आंदोलन चलाया। 1828 में यंग बंगाल आंदोलन चलाया। अतः हेनरी विवियन डेरोजियो को भारत के समाज सुधारों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इन्होंने एक बहुचर्चित, हेनरी विवियन डेरोजियो ने एक बहुचर्चित संस्था थी, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की, जनरल नॉलेज की स्थापना की। अगली संस्था परमहंस मंडली की स्थापना तो 1849 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग के 3 सहयोगी थे, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर शास्त्री। इन लोगों के सहयोग से 1849 में आत्माराम पांडुरंग ने एक परमहंस मंडली की स्थापना की थी। संस्था का उद्देश्य था, परमहंस मंडली, इस संस्था का उद्देश्य था कि धार्मिक सुधार एवं सामाजिक सुधार के लिए कार्य करना।
इसने परमहंस मंडली ने भारत में स्त्री शिक्षा पर बल दिया और स्त्री के अधिकारों के लिए समाज को जागरूक किया। लेकिन ये संस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। इस संस्थाओं में इन सभी के ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित होने के कारण यह अपना अस्तित्व खो देती है और यह 1860 में ये समाप्त हो जाती है। 1860 में समाप्त हो जाती है, मतलब 11 साल सही से चल पाती है परमहंस मंडली। कलकत्ता बैथून कॉलेज। कलकत्ता बैथून कॉलेज की स्थापना तो की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दिया। इन्होंने स्त्रियों को पाश्चात्य सभ्यता के लिए अग्रसर किया। पाश्चात्य सभ्यता के लिए इन्होंने अग्रसर किया और महिलाओं को और स्त्रियों को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज खोला था, जो था कलकत्ता बैथून कॉलेज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए लगभग और बालिकाओं की दशा सुधारने के लगभग 35 कॉलेजों की स्थापना कराई थी। इनका संबंध लगभग 35 ये कॉलेज थे, ये बालिका कॉलेज थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्रियों की और बालिकाओं के शिक्षा में सुधार करने के लिए लगभग 35 बालिका कॉलेजों की स्थापना कराई थी। इन्होंने बालिकाओं को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज खोला था, जो बैथून कॉलेज था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं को पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागृत किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुनर्विवाह एक्ट भी पारित कराया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में भारत में पुनर्विवाह या विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ किया था और 1856 में इन्होंने पुनर्विवाह एक्ट को पारित कराया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो पारित कराया था, उस समय भारत में अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। जबकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक स्वयं में कुली परिवार से थे। ये कुली का कार्य स्टेशन पर किया करते थे।